हेलो स्टूडेंट्स। और ये जेनरिक इलेक्टिव का फिजिक्स जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2 है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने बहुत पहले अपलोड किया था, उसके बाद से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे खेद है। बेसिकली आपका रिस्पॉन्स अच्छा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा, ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स जेनरिक के हैं प्रॉब्लम मुझे लगता है सबने देखा होगा, 60 से करीब ऊपर चला गया है। तो जबकि क्लास में आपके जो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंस होती है वो बहुत कम होती है, 8 9 10 होती है। और इसको अगर 60 लोगों ने देखा, 60 के करीब आपका स्ट्रेंथ है टोटल, इवन 50-60 के अराउंड है। कुछ लोग बाहर वालों ने भी देखा होगा। तो मुझे खुशी है कि अगर मैं अपलोड करूंगा तो शायद बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होगा ऑनलाइन क्लासेस के कंपेरिजन में। जो क्लास कर रहे हैं, जो क्लास चल रहा है वो तो चलेगा ही, ठीक है। साथ में जो क्लास किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि नेटवर्क नहीं है, किसी के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है या डाटा नहीं है, पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, या घर में उस समय जब क्लास चल रहा हो उसमें किसी और जगह फंस गए हों, तो उनके लिए मैंने स्टार्ट किया। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड करता रहूं और आप इसे देखते रहिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे लिखिए, अगर फिर से आपको कहीं समझने की जरूरत होगी तो मैं दोबारा चीज़ों को क्लियर करूंगा। और आज मैं गॉसेस लॉ आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आज गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस आपका एग्जाम मतलब फिजिक्स जेनरिक सेमेस्टर 2 का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर है। इसमें बहुत इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जितना आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो सिलेबस में मेंशन है उसी को कवर करूंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में कुछ पॉइंट्स, कुछ एप्लीकेशंस पर्टिकुलरली प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में। और बुक्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ग्रिफिथ्स है, वो बेस्ट बुक है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस में पॉइंट चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर, प्लेन चार्ज शीट, इतना एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। इतने ही से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिकली न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस तरह से डेरिवेशन टाइप से क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, सिर्फ डेरिवेशनल प्रॉब्लम्स है जो वो करेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 25 तक आपका सिलेबस मुझे कंप्लीट करने की कोशिश करना है। कहा गया 25 अगस्त तक सिलेबस फिनिश करना है, आज 3 अगस्त हो गया है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और अच्छा करें लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गॉसेस लॉ एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि याद आ जाए। अगर आपको भूल गए हों तो गॉसेस लॉ जो है, गॉसेस लॉ का 2 फॉर्म मैंने लिखा था, आपको अगर याद हो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा। एक तो इंटीग्रेशन लॉ, इंटीग्रल लॉ है, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, इंटीग्रल फॉर्म में है, जो कि आप 12 से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरा है जो फैक्टर कैलकुलस, डाइवर्जेंस के टर्म में, ठीक, इसी को कन्वर्ट किया गया। सेम चीज है, बस लिखने का तरीका बदल गया। तो वो आप फेमिलियर नहीं थे, बट फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैंने ग्रेड और डाइवर्जेंस वगैरह पूरा पढ़ाया था, तो उसको बेसिस बना के आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कर रहे हैं तो उस डाइवर्जेंस वाले फॉर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रल फॉर्म से हमारा काम चल जा रहा है, तो ये करना है आपको। तो गॉसेस लॉ क्या है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसका, फाई ई फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, सॉरी सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए इनफाइनिटेसिमल एरिया है, और क्यू इनक्लोज्ड मतलब जो इस सरफेस एरिया से जो सरफेस क्लोज है उसका इनक्लोज चार्ज, एप्सिलॉन नॉट आपका फ्री स्पेस का परमिटिविटी। ये देखिए, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मुझे इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। सो देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये जो जिस एरिया के अराउंड आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले रहे हैं उस एरिया में जो इनक्लोज चार्ज है 1/ε0 टाइम्स ε0 आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सारा कुछ हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें करना क्या पड़ेगा, जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको लीजिए मान, और उसके पॉइंट चार्ज है, लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, तो लीजिए और उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाइए। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दीजिए। तो फ्लक्स आप 2 तरीके से निकालेंगे, एक फाई इज इक्वल टू दिस और एक फाई इज इक्वल टू दिस। फ्लक्स आप सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक तरीका, फाई इज इक्वल टू जो चार्ज इनक्लोज्ड है 1/7 टाइम्स करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहला क्या करना है, फ्लक्स निकालिए इस फॉर्मूले से, यहां से यहां, फाई इज इक्वल टू दिस। दूसरा क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट।
और दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। चलिए, तो अब हम पहला एप्लीकेशन लेते हैं पॉइंट चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हमें क्यू ले, ठीक। तो पॉइंट चार्ज बनाते हैं, ये पॉइंट चार्ज ले लिया हमने प्लस क्यू। अब इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, कोई भी, नहीं गॉसियन सरफेस बना लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, और जो रेडियस वेक्टर है आर है। अब यहाँ एक इनफाइनेशनल एरिया ले लीजिए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, वो भी डी ए इधर ही होगा, ठीक है। आर वेक्टर है, अगर वेक्टर ले रहे हैं तो ये आर, इसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा, मतलब रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस जो है वो आर है, ठीक है। ये आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस हमने कंसीडर किया। गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्फेरिकल हमने लिया है, तो इसका रेडियस हम आर ले रहे हैं, ठीक। ये 2 डायमेंशन में आपको सर्किल लग रहा है, बट बेसिकली इट इज स्फीयर, ठीक। उस पॉइंट के चारों तरफ हमने, क्योंकि क्लोज स्पेस होना चाहिए आपके पास, पॉइंट चार्ज है, ये मैं समझिए कि पॉइंट चार्ज है, सर्किल ले लिया मैंने, पॉइंट चार्ज है, उसके अराउंडिंग हमारे पास सर्किल, ये स्फीयर है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ से ये कवर्ड है, ठीक। ये 2 डायमेंशन है, ये आपका स्फेरिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लिख दूं तो ज़्यादा क्लियर होगा, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब पहला काम कीजिए, फ्लक्स निकालिए आप, फ्लक्स पाई ई, किस फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं। अब यहां पे ध्यान देने बाकी, ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी इजकल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ भी कॉस थीटा किसके, ए और बी के बीच का एंगल होता है। उसी तरह ई डॉट डी ए, तो मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी ए इंटू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर, एरिया वेक्टर। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, ये भी इधर ये भी इधर, ये डी ए आपका एरिया वेक्टर है स्मॉल इन्फाइनेशनल एरिया का, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का सेम है डायरेक्शन, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल आपका 0 हुआ, तो कॉस 0 कितना होगा, 1। तो आप इसको लिख सकते हैं ई मैग्नीट्यूड हो गया डी ए इंटू कॉस 0, सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज मैंने क्या है कि क्लोज सरफेस है, उसको आप नहीं भी लिखेंगे, डबल इंटीग्रल देंगे तो सरफेस इंटीग्रल होगा। तो ये cos 0 1 हो गया आपके पास। और एक बात देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, गॉसेस लॉ या कूलम्ब्स लॉ आपको याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दो चार्ज के बीच में Q1 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। बेसिकली आर अगर चेंज करेगा तो गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, और आर सरफेस का रेडियस है और ये आर कांस्टेंट है, तो मतलब इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम रहेगा, किसी पॉइंट पे भी लीजिए, इसका मतलब कांस्टेंट है, तो ई को आप बाहर निकाल सकते हैं, cos 0 1 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं ई डी, ठीक। लॉजिक क्या है, ई इज कांस्टेंट एट गॉसियन सरफेस, ई यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे है, और यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ई इज कांस्टेंट एट गॉसियन सरफेस। ये लॉजिक हम यूज कर रहे हैं तो हम इसको लिख दे रहे हैं सरफेस बस। तो अब लाइन इंटीग्रल की जगह जो है सिंगल इंटीग्रल की जगह ऐसा अगर नहीं लिखना चाहते हैं डबल इंटीग्रल कर दीजिए तो हो जाएगा।
सरफेस इंटीग्रल। एस मैंने लिख दिया है तो वो भी चलेगा। अब डीए क्या आएगा, इसका एरिया हो गया गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का एरिया क्या आएगा, गॉसियन सरफेस इज बेसिकली a spherical surface and area of a sphere is 4 pi r square। तो आपका हो जाएगा therefore E into 4 pi r square, 4 pi r square। ये आपका आ गया फाई E इजकल टू, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। तो एक तरीके से हमने फ्लक्स निकाल लिया, दूसरे तरीके से कि फ्लक्स आपका जो चार्ज एनक्लोज है सरफेस के अंदर उसका 1/epsilon टाइम्स होगा, तो उससे निकाल लीजिए। एंड आल्सो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज क्या है पे, क्यू चार्ज है इसमें, देखिए क्यू चार्ज था आपका, क्यू चार्ज का ही क्या अराउंड ही तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। इस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वही कंट्रीब्यूट करेगा, इसके बाहर कोई चार्ज होगा तो कोई उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है यहाँ। तो ये आपका हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब आ गया फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब आर स्क्वायर। रीअरेंज कर दिया मैंने, 4 पाई स्क्वायर नीचे ले जाइए, उसको लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। अब यहाँ मैंने छूट दिए थे, डायरेक्शन इसका क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन क्या है रिफिल का, रेडियली आउटवर्ड, तो लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ E इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। इक्वेशन 3 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, equation 3 is the required expression for electric field due to point charge, electric field at any point R due to point charge, due to a point charge Q। एक एप्लीकेशन आपका हो गया, ठीक। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज। सेकेंड एप्लीकेशन पे हम आ जाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड due to infinite linear charge या line charge, line of charge, ठीक। सपोज कीजिए कि इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर है और इसमें पॉजिटिव चार्ज, डॉट डॉट कर दिया मतलब आगे भी है ताकि इनफाइनाइट शेप का। अब हमें क्या, पहला हमारा क्या काम करना है, कोई भी एप्लीकेशन हो सिमेट्रिक जब भी आपका ऑब्जेक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप था गॉसियन सरफेस बनाइए। तो चूंकि लीनियर चार्ज है तो आपके इसके अराउंड गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बनेगा। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना लिया इसके अराउंड, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। इसका लेंथ वही है जो, ये मान लीजिए लेंथ मैंने ले लिया और ये आर इसका रेडियस ले लिया।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। एक हमने स्मॉल एरिया ले लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एरिया इधर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और ये आपका कितने सरफेस है, बेसिकली ये सरफेस है एक, दो और एक कर्व सरफेस, 3 सरफेसेस है। ठीक है, एक आपका ये सिलेंडर के अराउंड जो कर्व सरफेस है वो हो गया, एक ऊपर वाला सरफेस है, एक नीचे वाला सरफेस है। तो हम तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जो एरिया वेक्टर है डीए वो किधर होगा, इसके लिए वो इधर ही होगा। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा डी। ये इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक, ये गॉसियन सरफेस हमने ले लिया। गॉसियन सरफेस के अराउंड हमने सारे 3 सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन निकाली कि तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। एक अप सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस एंड कर्व सरफेस। ठीक है, और अब हम लैम्डा लेते हैं आपके पास। लेट लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया इसका, इस लीनियर चार्ज का लेट लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाय एल। तो अगर आप यहाँ क्यू को लैम्डा के टर्म लिखना चाह रहे हैं तो क्या था, क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। अब वही काम करना है, पहले से अपने गॉसियन सरफेस बना दिया। दूसरा स्टेप है कि फ्लक्स निकालेंगे फॉर्मूला का हाफ पार्ट से, मतलब फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से। फिर दूसरी बार फ्लक्स निकालेंगे चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहां पे देखिए फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स फाई। अब देखिए कितने सरफेस से निकल रहा है, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, एक कर्व वाला, एक सॉफ्ट बॉटम। तो सबको लिखिए। मान लेते हैं कि ये S1 है, S2 है, S3। तो ये मतलब ये एरिया, ये टॉप, ये टॉप और ये कर्व सरफेस S3। तुम्हारे पास क्या आएगा, E डॉट डी ए, S1 डी ए 1 कर देते हैं, सरफेस इंटीग्रल S2 E डॉट डी ए 2, और थर्ड लेते हैं S3 पे E डॉट डी ए 3। तो ये डी ए स्मॉल एरिया डी ए 3 कर देते हैं, ये डी ए 1 हो गया और ये डी ए 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ई डॉट डी ए लेना है तो कौन सर्वाइव करेगा, कौन चला जाएगा। ई डॉट डी ए अगर आपको लेना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का कितना एंगल है, ये एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट में है, तो 90 का एंगल हो गया। कॉस 90 क्या होगा, 0। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। सिंस जो थीटा होगा कॉस थीटा का वो कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है इस केस के लिए। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। सेकंड के लिए भी वही बात होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है, तो सेकंड में भी 0 हो गया। दोनों के लिए वही लॉजिक है, क्या दोबारा लिखना है, दोनों के लिए थीटा आपका 90 डिग्री है। थर्ड वाला सर्वाइव करेगा, तो थर्ड क्या आ जाएगा, E डॉट डी ए कॉस, और यहाँ पे कॉस क्या है, जिधर आपका एरिया वेक्टर है डी ए 3 है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो कॉस 0 हो गया। और यहाँ भी वही लॉजिक आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है, बार बार मैं लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट बार मैंने लिखा था, दूसरी बार से बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, बट आप जब आंसर कर रहे होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। तो E डॉट डी है, E आपका क्या है, कॉस 0 तो 1 हो गया,
ई क्या है, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ ई लिख देते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया सरफेस इंटीग्रल S3, तो ये S3 लिए सिर्फ डी ए बचा, cos 0 1 हो गया, ई को हमने बाहर निकाल लिया। अब डी ए क्या होगा, डी ए किसका एरिया है, इस सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया आपका जो कर्व पार्ट का वो क्या होता है, देखिए ये आपका रेडियस आर है, ये आपका पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर और ये लेंथ एल है, तो आपका एरिया हो जाएगा सरफेस का 2 पाई आर इंटू एल, तो ये आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ये आ गया 5 ई, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं सारे मैग्नीट्यूड के टर्म। अब सेकेंड तरीके से हम फ्लक्स निकालते हैं और फिर इसको इक्वेट करते हैं। सेकेंड तरीके से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, एंड आल्सो फ्लक्स जो आपका है फाई ई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज क्या है यहाँ पे, क्यू है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू कितना आया है, लैम्डा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिया था, तो फाई ई आपके पास क्या आ गया, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर कितना है, 3 होगा शायद, 2 है, तो इक्वेशन नंबर ये 3 होगा। अब इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 और 3, तो क्या आ जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल चला गया, E इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फोर हो गया। यही आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू लीनियर चार्ज, एंड डायरेक्शन of E is perpendicular outward to linear charge। ठीक, अब इक्वेशन 4 क्या हो गया बेसिकली, इक्वेशन 4 is the required expression for equation 4 is required expression for electric field due to infinite line charge, linear charge, infinite line of charge या infinite linear charge कीजिए। चलिए आज हम यहीं रखते हैं, बाकी का एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, लेक्चर देखने के साथ ऐसा आप समझिए कि एकदम से पूरा दिमाग में रहे, कुछ भूलिए नहीं। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, वाज़ेहता को याद रखना है, 2 बार फ्लक्स निकालना है, एक बार इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन के थ्रू और एक बार चार्ज इनक्लोज के थ्रू, दोनों को इक्वेट कर देना है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। डायरेक्शन का टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्शन तो आपको ऐसे ही होगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड हो रहा है केस में, सिलिंड्रिकल के पॉइंट चार्ज के केस में रेडियली आउटवर्ड था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड की ओर है आपका। अगर नेगेटिव चार्ज होता लीनियर चार्ज में तो इनवर्ड होता। ठीक है, चलिए ओके।